तो आज मैं पढ़ूँगा खैर मैं खुद भी पढ़ता हूँ। द एटमॉस्फेयर चैप्टर 2 जियोग्राफी का। ये है जियोग्राफी का चैप्टर, एसएसटी का है। एसएसटी पढ़ रहे हैं ना। साइंस का पिछली वीडियो का पार्ट 2 वो एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा था अपलोड में, मैंने कर दिया है, हो जाएगा थोड़ा ये टाइम में प्रॉब्ली, तो उसको देखते हैं। तो आपको मतलब 1-2 दिन बाद वो वीडियो देखने को मिल जाएगी साइंस की बेसिक। सो लेट्स स्टार्ट एक और नया चैप्टर। Let's start. The blanket of air that surrounds the earth is known as the atmosphere. इसका मतलब है एक ब्लैंकेट, एग्जांपल दे रखा है, ब्लैंकेट टाइप स्ट्रक्चर जो अर्थ को सराउंड करता है। एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो एयर का बेसिकली मिक्सचर होता है। The atmosphere extends more than 1,000 kilometers above the earth's surface. जो एटमॉस्फेयर है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक एक्सटेंड करता है अर्थ सरफेस पे, इसके ऊपर तक। ऐसा कैसे? इट इज हेल्ड इन अ प्लेस बाय द अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो एक ही जगह रहता है, मतलब सारी गैसें इधर उधर उड़ती रहती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो गया है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बेसिकली एटमॉस्फेयर किन चीज़ों को मिलके बना हुआ है, मतलब किन चीज़ों से मतलब जुड़ के बना हुआ है। एयर विच मेक्स अप द एटमॉस्फेयर, हवा जो एटमॉस्फेयर बनाती है, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हवा, एयर काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78%, उसमें एटमॉस्फेयर में बेसिकली 78% नाइट्रोजन है, 78%। एंड ऑक्सीजन अबाउट 21। ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम ब्रीथ इन करते हैं, वो है 21% और नाइट्रोजन है 78%। ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, टोटल जितना मतलब 100% में से 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अबाउट 0.3%। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सी है, 0.3%, कितनी कम लग रही है, लेकिन है वो एसिड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा, 0.3%। and the remaining 0.97% includes other constituents। मतलब जो 0.97% बचा है वो अलग अलग गैसेस है, जैसे आर्गन, हीलियम वगैरह वगैरह। बाकी सब गैसेस इंक्लूड अदर सच एज आर्गन, ओजोन एंड वाटर वेपर। ओजोन भी उसमें आता है और वाटर वेपर भी उसी में है। Some dust particles are also present in the atmosphere। कुछ डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मतलब थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी है एटमॉस्फेयर में, थोड़े बहुत के मतलब हाँ, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स मतलब मिट्टी मतलब धूल समझ लो। present in the atmosphere, all the gases present in the atmosphere are used up in certain processes। जो सारी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो यूज़ होती है सर्टेन प्रोसेसेस, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गैसेस यूज़ होती है। सर्टेन प्रोसेसेस दे आल्सो रिलीज बैक इन द एटमॉस्फेयर इन अदर प्रोसेसेस। और कुछ प्रोसेसेस में वो यूज़ होने के बाद वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। Thus the composition of the lower part of the atmosphere remains fairly constant। इसलिए जो composition मतलब जो टोटल भाग होता है बैलेंस रहता है एयर का, एटमॉस्फेयर का। Atmospheric nitrogen is converted to nitrogen compounds by lightning and certain types of organisms such as nitrofixing bacteria present in the soil or in the roots of some plants। वो ये समझो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन। हाँ, ये अलग है, ये पहले कुछ और होता है, उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करा जाता है। कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय लाइटनिंग एंड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर उसे प्लांट को देते हैं। इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, ये देखो बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनके बीच में। प्लांट्स
absorb nitrogen compounds and convert them to proteins. Animals take in protein by eating plants or other animals. और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में. एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स वो प्रोटीन लेते हैं बाय ईटिंग प्लांट्स, पेड़ पौधे, और अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को खा के, जैसे लायन वगैरह वो सब. नाइट्रोजन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर व्हेन डेनिट्रीफाइंग. अच्छा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस चला दिए जब डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया या कोई टाइप का बैक्टीरिया होता होगा. एक्ट ऑन एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट पे एक्ट करता है. एंड द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अच्छा, डेड बॉडीज मतलब जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी, और प्लांट्स की मतलब जैसे प्लांट गल गया, सड़ गया वो. ऑक्सीजन यूज इन अ प्रोसेस लाइक द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन जो होती है वो यूज होती है प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेट करने के लिए यूज करते हैं. द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूलों को जलने के लिए. एंड द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. डीके मतलब उसका मतलब उसको धूल में कन्वर्ट करना, उसको ख़त्म करना ऑर्गेनिक मैटर को. इट इज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सीजन सिमिलरली. वो ऑक्सीजन से रिप्लेस होता है सिमिलरली. अच्छा नहीं, रिप्लेस बाय द ऑक्सीजन रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स. वो रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन से जो ग्रीन प्लांट्स हमें देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सिमिलरली सेम. द कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड during photosynthesis is replaced by the carbon dioxide released by respiration of organisms. अब देखो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स वाले चैप्टर में होगा. देखो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स क्या करते हैं बताओ. देखो, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. अब वो सेम चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं. इसलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन तो वो रिप्लेस आता है रेस्पिरेशन के टाइम पे दूसरे ऑर्गेनिज्म से. द बर्निंग, यहाँ पे आ गया हम ऊपर. द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूलों का जलना. एंड डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीके मतलब खत्म होना ऑर्गेनिक मैटर. थस नेचर हैज वेज ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस. नेचर के पास कई तरीके हैं गैसेस जो होती है, सारी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको बैलेंस रखने के. ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, ना ही ऑक्सीजन कम, ना नाइट्रोजन ज़्यादा. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो काफ़ी इफेक्ट कर सकता है हमको. तो ये इसमें maintaining balance in the atmosphere. However, human activities are disturbing this balance by polluting the air. हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ती गाड़ियाँ, बढ़ती कंपनीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवर पॉपुलेशन, ये सब की वजह से हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पल्यूट कर रहे हैं एयर को. उसकी वजह से जो बैलेंस हमारी नेचर ने कर रखा है हमको, मतलब हमारे को, ताकि हमको कुछ हो ना, हमें ठीक रखने के लिए, वो बैलेंस ख़राब हो रहा है. किसी केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लग जाएगी, किसी केसेज में हो सकता है ऑक्सीजन कम हो जाए. तो ये चीज़ें हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं. एयर पोल्यूशन हम देखते हैं क्या होता है. एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन. अनडिजायरेबल चेंज मतलब कि जैसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स, जैसे अभी हाल ही में दिल्ली का एक बार काफ़ी बुरा चल रहा है इस वक्त, फायर क्रैकर्स की वजह से दिवाली के टाइम पर, और पंजाब में वो जो कुछ जलाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो इस वजह से सारा धुआं जो है दिल्ली में उड़ उड़ के आ रहा है और यहाँ पे टिक रहा है. ठंड की वजह से वो यहीं अटक जा रहा है. और इस वक्त इनमें से एक अनडिजायरेबल चेंज कंपोजिशन ऑफ एयर, इनमें से एक बहुत ही मतलब पॉइजनस है, वो है PM2.5. उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस वक्त दिल्ली के एक बार में. तो उसे कह सकते हैं अनडिजायरेबल चेंज इज एज एयर पोल्यूशन.
if the process regulating the composition of the air disturbing or it harmful substances are added to the air. जैसे मैंने कहा harmful substances ऐड हो रहे हैं फायर क्रैकर्स से, स्मोक हो रहा है, कार्स से स्मोक हो रहा है, फैक्ट्री से स्मोक हो रहा है, कटिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और भी कई सारे रीजंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी एयर पल्यूट होते जा रही है. Substances that cause pollution are called pollutants. जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, जैसे स्मोक, PM2.5 ऐसी चीज़ें, इनको pollutants कहते हैं, pollutants. In cities and industrial areas, cities, शहर और इंडस्ट्रियल एरियाज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पे होती है ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार की वो सब, और फैक्ट्रीज तो पता ही होगा, आर द चीफ पोल्यूटिंग एजेंट्स. हाँ, इन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, इस सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आता है दिल्ली में. फायर क्रैकर साइड रखो, पंजाब का वो सब साइड रखो, ये फैक्ट्री और इस सब की वजह से मेन पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में. They emit large amount of gases such as carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अब देखो सुनो, एक बात सुनो. तो अब देखो, ये जो एक चीज़ बता रहा हूँ वो चैप्टर से नहीं है, बिल्कुल चैप्टर से नहीं है, मैं वैसे ही मतलब सलाह दे रहा हूँ. देखो अब देखो, हम जब पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाते हैं. अब कई लोग कहते हैं मास्क मत लगाओ, मास्क लगाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह में हो, तो ये मैं खुद से कह रहा हूँ, कई लोग मास्क लगाते हैं, उनको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं वो मास्क की वजह से कवर होकर वापस हम में ही चली जाती है. देखो माना ऐसा होता है, समझो, थोड़ी बहुत जाती है. अब तुम देखो, या तो वेल्व वाला मास्क खरीदो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके ईजिली, या तो फिर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जो अभी दिल्ली में जो पोल्यूशन चल रहा है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. उसके अंदर केमिकल जैसे PM2.5, PM10 हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए. तो मास्क लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी अंदर जाएगी, उससे कुछ नहीं हो सकता. और अगर उससे कुछ नहीं होता, और अगर जाए कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मास्क नीचे कर लो, लेकिन मास्क लगाओ ज़रूर अगर तुम्हें बचना है, वरना आगे जाके तुम्हें लंग कैंसर हो सकता है तुम्हारे बड़े एज में. आगे बढ़ते हैं. In cities and industrial areas, automobiles, factories, ये सब पढ़िए. They emit large amount of कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी डेडली होता है, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा पॉइजनस होता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कुछ. दे ऑल्सो एमिट सॉलिड पॉल्यूटेंट्स. सॉलिड पॉल्यूटेंट जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो हमारी नदी में गंद छोड़ते हैं ना, नदी में बहा देते हैं गंद, है ना, सॉलिड वेस्ट, वो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स सच एज अनबर्न कार्बन, कार्बन पार्टिकल्स फॉर फ्यूल्स, तेल के लिए, फ्यूल मतलब वैसे पेट्रोल जो चीज़ के लिए. सम ऑफ द एमिटेड सब्सटेंसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल. अब देखो, जो चीज़ हार्मफुल होगी ना, मैं उनके ऐसे हार्मफुल बोलूँगा. कार्बन पार्टिकल्स हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल, सल्फर डाइऑक्साइड हार्मफुल, ये सब पॉइजनस है हमारे लिए. एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉइजनस मेटल लाइक लीड एंड हार्मफुल फॉर अस, ये सब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और पॉइजनस. नेचुरल एजेंट्स में ऑल्सो कॉज पोल्यूशन. वोल्केनोज भी कर सकते हैं, हो सकता है कि कई नेचुरल सिचुएशन में हो सकता है. जैसे अभी मैं पता नहीं कहाँ से सुना, तो मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे हिसाब से शायद अभी यहीं पे कहीं पे इंडिया में, कोई इंडिया में नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ पे, मेरे को मैं श्योर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ से सुना था. मैंने सुना था कि कहीं पे एक वोल्केनो फटा है. वोल्केनो रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, एश, पोल्यूशन, धूल, धुआं और पॉइजनस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में इतनी सारी पॉइजनस चीज़ें डाल देता है. आगे द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस of composition, temperature and other properties, the atmosphere may be divided into 5 layers. Composition, temperature और अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिवाइड करा जाता है. 5 लेयर होती हैं, ठीक है, 5 लेयर होती है, वो आगे पढ़ेंगे पांचों के डीपली. ट्रोपोस्फेयर, ये देखो ऑर्डर में लिखा हुआ है. सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. ये पांचों लेयर्स होती हैं, ये पांचों लेयर. सबसे पहली ये होती है, ठीक है, इसमें ये सब होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. However, the boundaries between these layers are neither fixed
nor when defined. The layers overlap and vary in thickness. ये layers एक दूसरे पे overlap कर देती है, इनकी कोई permanent boundaries नहीं होती, और thickness. तो अब मेन चीज़ पढ़ने आ गई. तो ये रही वो 5 लेयर. अभी हम इसके बारे में पढ़ने चलो. ट्रोपोस्फेयर मैं ये सब ऑनलाइन निकाल रहा हूँ, ठीक है. तो मैं बुक में से बुक में एक्चुअली उतनी डिटेल थी नहीं, तो मैंने ऑनलाइन डिटेल निकाली, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. ट्रोपोस्फेयर, the lowest and densest layer of the atmosphere is known as the troposphere. सबसे नीचे वाली और सबसे मोटी, नहीं मोटी नहीं, dense मतलब thick, सबसे thick. Troposphere, about 3/4 of the mass of the atmosphere is contained, मतलब सबसे mass जिसमें ज़्यादा है, mass मतलब weight वाला mass, contained within this layer, इसमें है सबसे ज़्यादा सारी 5 लेयर में से. अबाउट 18 किलोमीटर तक अबव जाती है, above the equator, but only 8 kilometers above the 2 poles. देखो ये जो लेयर है ना, ये ऐसे नहीं है, हर लेयर ऐसे है, ये लेयर ऐसे है, ठीक है. मान लो यहाँ पे देखो, मान लो, सुनो, यहाँ पे मान लो ये पोल है कोई, ठीक है, और यहाँ पे इक्वेटर है. अब सुनो, देखो यहाँ पे पोल है, ठीक है, यहाँ पोल है, यहाँ इक्वेटर है. तो ये इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर तक ऊपर है, लेकिन पोल के सिर्फ 8 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है. तो ये इक्वेटर पे ज़्यादा ऊपर है पोल के कंपैरिजन में. तो एटमॉस्फेयर, हाँ मतलब, ठीक है. तो ये तो मैंने वैसे तो आपको कहाँ तक पढ़ा तुमने, तो ये तो बहुत मतलब तो बहुत बड़ा ही दे रखा है ये, बहुत एकदम लंबा चौड़ा. उतनी डीपली अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना डीपली एग्जाम में आता नहीं है. तो मैं ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. जो मेन पॉइंट्स है, मतलब मेन पॉइंट्स. एक मिनट, मेन पॉइंट हाईलाइट करके देख. तो चलो हो गया, अब स्टार्ट करते हैं. इट प्रिवेंट्स डे फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट, दिन को एकदम गर्म बनने से बचाता है. एंड नाइट फ्रॉम बिकमिंग वेरी कोल्ड, रातों को एकदम ठंडा होने से भी बचाता है. क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर फाउंड इन दिस लेयर. बादल और धूल के पार्टिकल्स इसी लेयर में मिलते हैं. इट्स नेम फ्रॉम द, इसका नाम ग्रीक वर्ड से आया था, विच में ट्रोपोस वर्ड, ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस, उससे आया था, जिसका मतलब होता है टर्निंग. हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसलिए ये लेयर ऐसी है. या इक्वेटर मान लो, इक्वेटर के 18 किलोमीटर ऊपर, और ये दोनों पोल्स मान लो, अर्थ मान लो, ये गोल, ठीक है, ये गोल अर्थ मान लो, ये इक्वेटर उसके 18 किलोमीटर ऊपर तक जाएगी, और ये पोल्स के एकदम 8 किलोमीटर ऊपर, ठीक है. तो ये आया है क्लाउड टर्निंग, ठीक है. वेदर चेंजेस दैट वी एक्सपीरियंस, वो मौसम का बदलना जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर. वो ट्रोपोस्फेयर इस ही लेयर, ये जो लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर नीचे जिसमें माउंट एवरेस्ट दिख रहा है आपको छोटा सा, 18 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक, ये. तो बेसिकली यहाँ पे इक्वेटर का मान लो, और यहाँ पे पोल मान लो, ठीक है. अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे. स्ट्रेटोस्फेयर के अभी करते हैं. तो मैं बोला था कि हाँ, द ट्रोपोस्फेयर लाइज between lies above the troposphere. Stratosphere कह रहे हैं, so stratosphere lies above the troposphere and extends about 50 kilometers. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तक, यहाँ से मान लो, यहाँ से दोनों में से किससे पे मान लो, यहाँ पे. तो बेसिकली यहाँ पे मान लो कि ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है. ये ट्रोपोस्फेयर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, ठीक है, above the surface, ठीक है. And a part of the stratosphere is known as the ozone sphere. तो ये as the ozone sphere because maximum concentration of ozone, सबसे ज़्यादा ओजोन का पार्ट है. ओजोन हमको प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्सॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो हम पे सन फैक्टर डायरेक्ट रेज अगर हमको पड़ेगी तो हमको स्किन कैंसर कर सकती है. तो इसलिए
ओजोन की जो लेयर होती है उसे रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आ गया मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर अब देख लीजिए यहाँ पे। अब मेसोस्फेयर ये रही। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊंचाई पे होती है, 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पे जाती है। ठीक है, इसके पीछे दो लेयर्स और होती है। इसके पहले, ठीक है, इसके पहले 2 लेयर्स और होती है। In this layer the temperature decreases with the altitude। altitude के साथ टेम्परेचर भी गिरता है as low as -85 डिग्री सेल्सियस। इतना कम, बहुत कम है, लिटरल बहुत कम है। मीटियोर्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर यूजुअली बर्न अप इन द मेसोस्फेयर। जो मीटियोर हमारी अर्थ को एंटर कर रहे होते हैं, छोटे मोटे मीटियोर, पत्थर, मीटियोर के बोल रहा हूँ, पत्थर ही होते हैं वो, मीटियोर ही कहते हैं उनको, लेकिन वो ईजिली बर्न अप हो जाते हैं इस लेयर में। इस लेयर में वो टूट के चूरा हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे तो अब आ गई है हमारी थर्मोस्फेयर अबव द मेसोस्फेयर। तो ये इसकी जो हाइट होती है एक्सटेंडेड 450 किलोमीटर। देखो 80 से डायरेक्ट 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ओए 450 का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक 450 है, नहीं 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 नहीं। तो ये देख सकते, इसका ये मतलब, तो थर्मोस्फेयर एक्सटेंड द हाइट ऑफ 450। हाँ मैं बोला था कि ये मतलब नहीं है कि, सुनो, इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ से यहाँ तक आया 80 किलोमीटर, फिर यहाँ से रीस्टार्ट होके 1, फिर 1 से 450 किलोमीटर, यहाँ 450 किलोमीटर का गैप है बीच में, नहीं। 450 किलोमीटर का मतलब है यहाँ पूरा 450 किलोमीटर है, ज़मीन से यहाँ तक पूरा 450 किलोमीटर है। द टेम्परेचर राइजेस रैपिडली विद अल्टीट्यूड इन दिस लेयर। टेम्परेचर के साथ साथ अल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब हम पहुंचेंगे अपने फाइनल मोस्ट लेयर पे, जो एक्सटेंड करती है 1000 किलोमीटर तक ज़मीन से। बेसिकली इसके आगे अपना स्पेस क्या था। द आउटरमोस्ट लेयर कॉल्ड द एक्सोस्फीयर कहते हैं इसको। द अपर रीचेस ऑफ लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। इज वेरी हाई। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 450 किलोमीटर तक एक्सटेंड, सॉरी 1000 किलोमीटर एक्सटेंड होती है। 50 किलोमीटर एक्सटेंड टू अबाउट द आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर भी कोई है, वो 50 किलोमीटर पे स्टार्ट हो जाता है और 1000 किलोमीटर तक चलता रहता है। ठीक है, यहीं से सैटेलाइट्स अपना रेडियो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। यहीं पे होते हैं सारे सैटेलाइट जो हमारी अर्थ पे घूम रहे हैं, गुल 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 गुल। तो हमने पढ़ लिया है ये, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तक पढ़ लिया है। तो अब ये यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इन पार्ट 2, वेदर एंड क्लाइमेट। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, एंड वेट, एंड पार्ट 2 कमिंग सून।